हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो जिन बच्चों ने वो सारा वीडियोस देख लिया है, अब उनको क्वेश्चंस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं थ्योरी को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करता करता आपको समझाता जाऊंगा। तो बड़े ही आराम से देखना इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझना, और ना अगर समझ आए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना फॉर एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल और इंडेक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, Mg2+ से Mg। तो याद करिए, हमने ये कहा था कि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग लेते हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, याद है हम वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE। ठीक है, याद है मैंने आपसे कहा था जैसे कि हम लोग जैसे दुकान में जाकर के सब्जी खरीदते हैं तो वो हमको तराजू में तोल करके देता है। ठीक है, वो अपना एक रेफरेंस वेट डालता है 1 kg 2 kg का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एक तरफ से सब्जी लोड करता है। दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो मास ऑफ दैट रेफरेंस वेट इक्वल्स टू मास मास ऑफ आपका वो वेजिटेबल हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का लेते हैं, और जिसका रेफरेंस में हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हम लिखते हैं E0H+ से H2। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो H2 से H+। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन करने के लिए होगा, मतलब जब हम इसको एनोड बनाएंगे तो इसका यूज हम ऐसे करेंगे, और जब हम इसको कैथोड बनाएंगे दैट इज इसका रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तब हम इसको इस तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है, इसका ईएमएफ हम लोग हमेशा 0 कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो जैसे अब हमको मैग्नीशियम का क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमको निकालना है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम को देखेंगे कि मैग्नीशियम तो हमारे यहाँ पर लाई करता है, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन नीचे। तो जो बाद में आएगा वो कहाँ जाएगा, वो पहले जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इसको अब हम लोग कैथोड बना देंगे, और इसको हम लोग बना देंगे एनोड बना देंगे। ठीक है, तो जब इसको कैथोड बनाएंगे तो हम लोग उसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब हम लोग उसको कैथोड बना दिए हाइड्रोजन को। ठीक है, तो अब उसका हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो 2H++2 इलेक्ट्रॉन H2। ठीक है, और जब हम उसको एनोड की तरह एनोड की तरह किसको बनाएंगे, अब मैग्नीशियम को बनाएंगे। तो अब मैग्नीशियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैग्नीशियम से बन गया मैग्नीशियम 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दिया। ठीक है, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आ गया मैग्नीशियम से 2H+, ये दिया हमको H2+Mg2+। ठीक है, रिएक्शंस लिखना मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में सिखा दिया है, बैलेंस कैसे करते हैं ये सब कुछ सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं इस वाले पार्ट में आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि अब जब हम इसका सेल पोटेंशियल लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल लिखेंगे, सॉरी, तो हम लिखेंगे ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, अब देखो, कैथोड कैथोड है, तो कैथोड में हम लोग किसको रखे हैं, तो हाइड्रोजन को। और इसका ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, 0 होता है। माइनस एनोड के लिए हम किसको रखे हैं, तो मैग्नीशियम को रखे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो हमारा ई नॉट सेल आ रहा है, जो हमारा ई नॉट सेल आ रहा है वो किसके बराबर है, ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो गया। ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एनोड पे हमने मैग्नीशियम रखा है, तो मैग्नीशियम का हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं ई नॉट मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल, वो किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वही हमको क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि आप Mg2+ से Mg दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg कैसे निकालोगे।
हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये सारा हम लोग का सेल रिएक्शन होगा। जब ई सेल लिखेंगे तो वो ई सेल किसके बराबर आएगा, हमारा मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ई नॉट सेल हमको कहाँ से मिला, ई नॉट सेल तो निकालना होगा, उसी को इक्वल करेंगे ना मैग्नीशियम के 2+ के बराबर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हम लोग बनाएंगे एक सेल, एक गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग देखो कैथोड पे किसको लिए, हाइड्रोजन को, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे अपने वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में क्या दिखाता है, वोल्ट मीटर में दिखाता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब ये वोल्ट मीटर हमको बता देगा कि ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है। तो ये हमको कहाँ से मिल गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग से मिल गया। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, हो गया। तो इस तो हम लोग निकाल लिए अपना मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये जरूर लिखना कि विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं लिख दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। ठीक है, तो देखो हम लोग का सॉल्यूशन क्या चीज का है, तो वह है कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा तो वो आयंस के फॉर्म में टूट जाएगा ऐसे। कॉपर सल्फेट जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा ना तो आयंस में से टूट जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यानी कि हम लोग का ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर है हमारा कॉपर सल्फेट, Cu2+ भी है और SO4 पे 2- भी है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जिंक का रॉड डाल दिया, इस तरीके से, इस तरीके से हमने यहाँ पे जिंक का रॉड डाल दिया। तो अब क्या होगा, तो देखो ये हम लोग का जिंक का रॉड है। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो अब यहाँ पे देखो जिंक हमारा यहाँ पर है, ये हमारा जिंक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, जिंक यहाँ पर है, और कॉपर हमारा यहाँ नीचे है। तो जो नीचे है, जो बाद में आया वो क्या होगा, पहले जाएगा, कहाँ जाएगा, तो कैथोड पे जाएगा। तो यानी कॉपर 2+ खुद को क्या करना चाहेगा, खुद को कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहेगा। ठीक है, खुद को कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहेगा, तो कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो इस तरीके से जिंक क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे नेट रिएक्शन क्या हुआ, कि अगर आप जिंक रॉड को देखो कॉपर के सॉल्यूशन में डालते हो तो वो कॉपर के आयंस के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ एक्वस में। मतलब यहाँ पे जिंक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो जाता है रिडक्शन। तो धीरे धीरे ये जिंक का रॉड क्या होगा, धीरे धीरे पतला होते जाएगा, धीरे धीरे वो पतला होते जाएगा। और यहाँ पर इस रॉड के अंदर क्या होगा, अब इस रॉड के अंदर कॉपर्स के आयन चिपकने लगेंगे धीरे धीरे करके, और जिंक के आयन इसमें से धीरे धीरे करके कम होने लगेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब कि सारा का सारा जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। तो यहाँ पे जिंक रॉड हमारा अब वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, अब जिंक के जगह वहां पर क्या आ जाएगा, कॉपर का रॉड आ जाएगा। समझ में आ रहा, तो ये होगा कहानी। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल दोगे तो वो क्या करेगा, वो जिंक को गला देगा और वहां पे उस जिंक आपका फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं रख सकते हो, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, क्योंकि वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, जिंक हो जाता है ऑक्सीडाइज, Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए आप नहीं रख सकते हो। तो इसका आंसर लिखेंगे सेंस Zn Zn solid oxidized to Zn2+ in the presence of CuSO4. Thus, we cannot store zinc rod in copper sulfate.
ठीक है। और आपको ये दोनों रिएक्शंस और नेट रिएक्शंस लिख देने हैं और ये डायग्राम भी बना देना है, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट थ्री सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। ठीक है, तो फेरस आयन को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? ठीक है, फेरस आयन को क्या करना है? ऑक्सीडाइज। तो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करना है, इसका मतलब कि फेरस आयन पहले आना चाहिए और जो उसको ऑक्सीडाइज करेगा वो बाद में आना चाहिए। तो इसके बाद कौन कौन से आ रहे हैं? तो इसके बाद देखो बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि हम लोग का सिल्वर है, ठीक है, मरकरी है, ठीक है, हम Br2 है, Cl2 है, ठीक है, F2 है। तो ये सारे एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाद में आ रहे हैं, मतलब पहले कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। पहले कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा? इनका रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये Fe3+ को क्या करेंगे? खुद को जब ये रिड्यूस करेंगे तो Fe3+ को क्या करेंगे? ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसका मतलब कि ये लोग खुद को रिड्यूस करके खुद को रिड्यूस करके इस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट Fe के नीचे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? Fe3+ को हमारा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सिल्वर। आप लिख सकते हो Br2Cl2 F2 Ag+। आपको जो इजी लगे आप इनमें से कोई 3 लिख सकते हो। ओके, चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा अपना नर्ड्स इक्वेशन का। नर्ड्स इक्वेशन अपना याद कर लो, क्या है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.06 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग के। ठीक है, और के क्या था हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एन हमारा यहाँ पे था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, के क्या था हमारा? कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये था। और हमारा ई नॉट सेल क्या था? दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बोल रहे रिप्रेजेंट्स द सेल, हमको सेल बनाना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है इन विच फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो, तो देखो सिंपल है। मैग्नीशियम यहाँ पर देखो कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 2+ में। अब यहाँ से यहाँ देखो, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि ये मैग्नीशियम सॉलिड कन्वर्ट हुआ हमारा मैग्नीशियम 2+ में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो Ag+ है और यहाँ पे Ag है, तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो आप रिडक्शन रिएक्शन वाला लिख दो। रिडक्शन कहाँ होता है? तो कैथोड पे होता है। ठीक है, तो देखो हम लिख सकते हैं Ag+, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, ये बना दिया Ag में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 रिलीज हुए, यहाँ 2 एक्सेप्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल रिएक्शंस तो यहाँ गिवन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं लिखना है अभी हमको। ठीक है, हमको क्या लिखना है? हमको सेल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एनोड कैथोड अगर आपको नहीं ध्यान में रहता है तो मैंने बताया था PCR ध्यान रखो। ठीक है, P से होता है तुम्हारा, देखो पहले PCR ध्यान में रखो वर्ड। ठीक है, P का मतलब होता है पुलिस, C होता है चोर, चोर को पुलिस चोर को क्या करेगा? रुलाएगा। पुलिस क्या करेगा? चोर को रुलाएगा। तो गलत काम करेगा तो रोएगा ही ना। ठीक है, पुलिस क्या करेगा? चोर को रुलाएगा। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो P का मतलब होता है पॉजिटिव। P का मतलब होता है पॉजिटिव।
सी का मतलब होता है हमारा कैथोड, तो कैथोड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आर का मतलब होता है राइट साइड में होगा कौन, तो कैथोड होगा, राइट साइड में हमारा कैथोड होगा, और उसके अंदर रिडक्शन होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल में होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, ये सब में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो है हमारा कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अंदर हमेशा रिडक्शन होगा, और हमेशा वो राइट साइड में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो किसके लिए बता रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बीच में इस तरीके से दो डंडा डालते हैं, जो दिखाता है सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज के यहाँ राइट साइड में हम लोग दिखाते हैं कैथोड को। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में हम लोग दिखाते हैं एनोड को, ये बता चुके हैं। अब देखो कैथोड में क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है, तो आप यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन लिख दीजिए। तो मतलब Ag प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag से। ठीक है, ये बीच वाला जो लाइन दिखाता है उस दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन को। Ag प्लस यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया Ag में। उसी तरीके से एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम 2+ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेल रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना, तो ये बात ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो हमको ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है 1.1 वोल्ट है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या एक्सप्रेशन है, तो माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये एक्सप्रेशन है हमारा डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है ना, जो भी सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है ना, तो वो सब कुछ गिवन लिख लो कि ई नॉट सेल बराबर 1.1 गिवन है, और हमको रिएक्शन गिवन है, तो आप रिएक्शन भी गिवन लिख लो ऐसे। ठीक है, आपने ऐसा लिख लिया, ये सब चीज आपको गिवन था, तो जो जो गिवन था वो सब लिख दो। उसके बाद में आपको उसके नेक्स्ट में लिखना है क्या फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला को डिफाइन करना है, मतलब कि फॉर्मूला में ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये सारे एक्सप्रेशन क्या क्या एक्सप्रेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद एफ हो गया तुम्हारा फ्राइडे कांस्टेंट, एफ हो गया तुम्हारा फ्राइडे कांस्टेंट इस तरीके से, और ई नॉट सेल हो गया आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम कर लो, गिवन लिख लो, उसके बाद रिएक्शन लिख लो जो गिवन है, और उसके बाद उसमें क्या फॉर्मूला यूज है वो लिख लो। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट हो गया solution का। ठीक है, इस पे भी मार्क्स मिलता है, एक आंसर कैसे डिजाइन होता है उस पे हर स्टेप पे मार्क्स होता है। तो गिवन लिखना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आपको फॉर्मूला के अंदर क्या क्या वेरिएबल है वो सबको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, अब इसके ऊपर अब वैल्यूज को पुट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेप। अब इसके अंदर स्टेप मार्किंग होगा, और उस फाइनल आंसर सही होगा तो उसके ऊपर अलग से मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट आंसर इस तरीके से चेक होता है। अब देखो, तो माइनस का एन, एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस सेल के रिएक्शंस को तोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, हमको निकालना है यहाँ पे एन, तो एन को कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा ना इस रिएक्शन को कि एनोड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो टोटल हमको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके निकालना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो जेड एन कन्वर्ट हो रहा है जेड एन 2+ में।
ये दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो आप ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो, जो कि होता है एनोड के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो Zn कन्वर्ट हो रहा है हमारा Zn2 प्लस में, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, और रिडक्शन, अब देखो रिडक्शन ये कहाँ हो रहा है, कैथोड में। ठीक है, अब देखो रिडक्शन में क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अब देखो तो इस रिएक्शन में अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जो जहां हो रहा है वहां दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और रिडक्शन जहां हो रहा है वहां भी दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे तो बैलेंस हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा जब बैलेंस हो गया तो हम n की वैल्यू यहाँ से क्या बोलेंगे, 2 है। n की वैल्यू 2 है। अब हम अपने फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, n की वैल्यू को रखते हैं 2, f की वैल्यू को रखते हैं 96500, और E नॉट से हमको गिवन है 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो, तो देखो 2 × 96500 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो ये आ गया आपका माइनस का 2123000। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका जूल में। तो आप इसको 1000 से जब डिवाइड कर दोगे तो देखो ये आपका आ जाएगा माइनस का 212.3 किलो जूल। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा 3.3। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज इक्वल्स टू 10। इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज इक्वल्स टू 10। तो एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब भी आपको pH के टर्म्स में क्वेश्चन गिवन होगा कि pH आपका 10 जैसे कि गिवन है यहाँ पर, और आपको क्या निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा। देखो यहाँ से कि हमको जब pH गिवन होगा और हमको यहाँ से पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.06 इंटू pH। हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, 0.06 इंटू pH डिवाइडेड बाई n। n तुम्हारा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर है ना। तो अब देखो, देखो अब ये फॉर्मूला कैसे आया, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हटाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग, हमारा जो H2 है वो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को कर रहा है रिलीज। ठीक है, यहाँ पर होगा ऐसे। तो जब हम इसका E सेल लिखेंगे तो ये आ जाएगा E नॉट सेल माइनस का 0.06 बाई एन इंटू लॉग के। के का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा H2 क्या है, गैस है, तो गैस क्या लगाएगा, प्रेशर। तो अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप प्रेशर को क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। तो यहाँ से हम लोग का K का वैल्यू आ गया H प्लस का होल स्क्वायर, और यहाँ से N का वैल्यू आ गया 2। दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, दैट इज N का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो मैंने एक ही रिएक्शन लिखी और ई सेल कैसे लिख दिया मैंने। तो देखो ये मैंने लिखा है हाफ सेल का रिएक्शन है ये। ठीक है, ये बस एनोड के लिए मैंने ई सेल लिखा है, मतलब एनोड हाफ रिएक्शन है, और मैंने उसी के ऊपर नर्स इक्वेशन लगा दिया। ठीक है, तो एस, तो इसीलिए यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल डिजाइन नहीं किया है, बस एक हाफ सेल है, बस एनोड ही है वहां पर। तो इसीलिए जब दो हाफ सेल को मिलाते हैं एनोड और कैथोड, तब यहाँ पर हमारा ई नॉट सेल यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब एक ही हाफ है तो उसका ही अपना क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, दैट इज कॉल्ड एनोड हाफ सेल बनेगा, और उसका अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब देखो वो हो जाएगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.06 बाई एन, एन की वैल्यू हो गई 2। अब देखो log के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर,
देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब log a का पावर b होता है तो उसको हम b log a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो log a का पावर b है तो इसको हम b log a लिख सकते हैं, तो 0.06 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया log h प्लस हो गया। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 0.06 माइनस का log h प्लस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जान लो कि हमारा pH क्या होता है, वो होता है माइनस का log h प्लस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम 0.06 इंटू पी एच लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ई सेल। क्लियर है, ई सेल बराबर हो गया 0.06 इंटू पी एच, यही लिखा था मैंने। ठीक है, और जनरल एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.06 बाई एन इंटू लॉग सॉरी इंटू पी एच। एन क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। पीएच की वैल्यू हमको यहाँ पे 10 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को ई सेल निकालना है, तो क्या लिखेंगे 0.06 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 वोल्ट। क्लियर है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखो हम लोग को कहता है कि कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, और हमें ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन है 1.05। ठीक है, तो अब देखो हम इसको बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं जैसे हमें आंसर्स वहाँ पेपर पे लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। गिवन हम लोग का क्या रहेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 1.05 वोल्ट। क्लियर है, ये हमको गिवन है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक, अब हम हमारा रिएक्शन गिवन है कि निकल सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो गया 2 Ag प्लस में 0.002 मोलर, ये कन्वर्ट हो रहा है निकल 2 प्लस में 0.160 मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड, इस तरीके से। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले ये रिएक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे दो हाफ रिएक्शन में। ठीक है, तो एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा एनोड पे। अब देखो निकल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है निकल 2 प्लस में, तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे आप लिखो कि निकल सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है निकल 2 प्लस में, तो दो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, लूज करेगा, तो उसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आएगा, प्लस 2 का चार्ज आएगा। ठीक, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। उसी तरीके से हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर +1 ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड में। ठीक है, अब क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को आपने बैलेंस कर दिया, इसको इसको काट दीजिए, तो n इज इक्वल्स टू Ni सॉलिड हो गया प्लस 2Ag प्लस हो गया, ये दे दिया हम लोग का Ni2 प्लस और 2Ag सॉलिड। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, तो 2 होगी ना। ऊपर वाले रिएक्शंस के लिए इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने बैलेंस किया, दो इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ओवरऑल n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, इसके बाद अब आप फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूला लिखोगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.06 बाई एन लॉग के, ये लिखोगे आप वी नो दैट करके। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे हर एक एक्सप्रेशन को आप डिफाइन करोगे। ठीक है, कि ई सेल क्या होता है, तो ई सेल होता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंडीशन। ई नॉट सेल क्या होता है, तो ये होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, ट्रांसफर इन द रिएक्शन। ठीक है, और के क्या होता है, के होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे
आपने सारा एक्सप्रेशन को डिफाइन कर दिया, आपने एन की वैल्यू निकाल ली। अब आप के की वैल्यू भी निकाल लो, तो के की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो तो प्रोडक्ट में क्या है, निकल 2+ है, निकल 2+ है। रिएक्टेंट में क्या है आपका, सिल्वर है, Ag+ है, और इसका होल स्क्वायर करना है। अब ये कैसे लिखा मैंने, अब देखो यहाँ पे ये सॉलिड के फॉर्म में है, यहाँ पे ये भी सॉलिड के फॉर्म में, तो सॉलिड को तो सबसे पहले हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो बच गया क्या, निकल 2+, तो इसको लिखना है, लिख दिए। सिल्वर है, सिल्वर प्लस, तो वो लिख दिए। और यहाँ पे जो स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये जो 2 लगा हुआ है ना, इसको हम लोग पावर में लगाएंगे। क्लियर, इस तरीके से। अब देखो हमको वैल्यूज पता है, निकल 2+ की कितनी है, 0.160 मोलर, डिवाइडेड बाय Ag+ की कितनी है, तो 0.002 मोलर हो गया। तो यहाँ से K का वैल्यू आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, सॉरी, देखो K का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 80। 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 10, इस तरीके से। ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे बाद में उसको कैसे ब्रेक करना है। K का वैल्यू आ गया हमारा 80। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग उस फॉर्मूले के ऊपर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमको यहाँ से क्या मिलता है। ठीक है, तो इसे नीचे करते हैं, इधर का इसका देते हैं, हाँ ज़्यादा बेटर है। अब देखो, अब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं अपना, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.06 बाई एन इंटू लॉग के। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल हमको क्वेश्चन में गिवन था ना, ई नॉट सेल क्वेश्चन में क्या गिवन था, जरा देखो तो 1.05 गिवन था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.05। ठीक है, ये देखो, तो ये हमको गिवन था 1.05 माइनस का 0.06, एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 2, लॉग ये हो जाएगा हम लोग का 80। ठीक है, 1.05 माइनस का 0.03 हो गया ये, लॉग 80। अब देखो लॉग 80 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखो log 80, तो हमने एक फॉर्मूला आपको पहले सिखाया है कि log a इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस बी। ठीक है, तो log 80 को लिख सकते हैं 8 × 10। ठीक है, log 8 प्लस log 10, ऐसे ब्रेक हो गया। अब देखो एक और फॉर्मूला सिखाया है कि log 10 की वैल्यू होती है 1, और log a का पावर b होता है b log a, ये सब बताया है। ठीक है, तो log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और प्लस log 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 10। ठीक है, तो 3 इंटू log 2 दैट इज 0.3 प्लस log 10 दैट इज 1। log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 0.9 प्लस 1, 1.9। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.9, 1.9। ठीक है, log 80 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, वो आ गया हमारे पास 1.9। अब इसको वापस लेकर के आते हैं, तो देखो 1.9 मल्टीप्लाई बाई 0.03, ये आ गया 0.057। इसको अब हम लिख सकते हैं 1.05 माइनस का 0.057। ठीक है, अब 0.057 में हम माइनस कर देते हैं 1.05 को, एक सेकेंड, 1.05 को, ये आ जाएगा हमारे पास 0.993। ठीक है, देखो 1.05 को माइनस कर दिए 0.057 से, तो आ गया 0.093 वोल्ट। तो यहाँ से हम हमारा ई सेल निकल गया 0.093 वोल्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर।
ठीक है, सेल रिएक्शन हमको गिवन है और देखो सेम क्वेश्चन है जैसे पिछले बार किया था। ई नॉट सेल हमको पता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू हमको पता है 0.236 वोल्ट, ठीक है, ये हमको पता है। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, तो अब हम लोग देखो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ये यूज करते हैं। और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कैसे निकालते हैं इसके हेल्प से, तो माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो तो 2Fe प्लस 3 एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस, हमको जो रिएक्शन गिवन है 2Fe प्लस 2 एक्वस प्लस I2। तो देखो हमको सबसे पहले n का वैल्यू निकालने के लिए इस रिएक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको ऑक्सीडेशन हाफ में, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, हम लोग का एनोड के ऊपर, ठीक है। तो देखो Fe प्लस 3 कन्वर्ट होता है प्लस 2 में, तो देखो Fe प्लस 3 ये कन्वर्ट होता है Fe प्लस 2 में, तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो रिडक्शन हाफ करना है हमको, तो ये कहाँ होता है, हम लोग का कैथोड के ऊपर होता है। तो देखो I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा I2 में, तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाले रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में दो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन कट गया और ओवरऑल रिएक्शन हो गया हम लोग का 2Fe प्लस का 3 प्लस 2I माइनस, ये दे दिया हम लोग का 2Fe प्लस का 2 प्लस हो गया I2, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पर n की वैल्यू हमको मिल गई, ऊपर वाले रिएक्शंस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले रिएक्शन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल हम लोग को n का वैल्यू पता चल गया कि n की वैल्यू आ गई 2, हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हमको ई नॉट सेल की भी वैल्यू पता है, ठीक है, मतलब इस ये वैल्यू भी पता हो गई, ये वैल्यू भी पता हो गई, तो अब हम लोग यहाँ पे डेल्टा जी नॉट लगा सकते हैं। ये हो गया माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, तो माइनस का 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाई ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.236, तो डेल्टा जी नॉट तुम्हारा आ गया यहाँ से, देखो 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाई 0.236, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, हम जा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट कर सके, तो ये आ गया 45.458 किलो जूल, ठीक है। ये हो गया हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। अब हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखो हम लोग का फॉर्मूला ये लगेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो अब देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर इंटू टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमको पता है 45.458, ये हो जाएगा माइनस का 2.303 माइनस का आर, आर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 8.314 और 298 रखेंगे हम लोग टेम्परेचर, क्योंकि हमको बोल दिया स्टैंडर्ड कंडीशन बोला है ना, स्टैंडर्ड हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है ये। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन होता है, देखो गिवन भी है तुम्हारा 298 केल्विन यहाँ पर, ठीक है। इनटू हो गया हम लोग का लॉग के, आपको के निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो एंटी लॉग की वैल्यू अगर आपको एग्जाम में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो आप छोड़ दीजिए बस। तो 45.548 को डिवाइड कर देते हैं 2.303 से, इसको डिवाइड करते हैं 8.314 से, और इसको डिवाइड करते हैं 298 से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का log k का वैल्यू आ गया माइनस का 0.00798, ठीक है। अगर आपको एंटी लॉग का वैल्यू नहीं गिवन है तो आप छोड़ दीजिए यहीं तक करके, ठीक है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.6। ठीक है, हम लोग डेल्टा जी नॉट भी निकाल लिया, लॉग के का वैल्यू तो भी निकाल लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको थ्योरी पढ़ाते साइन, तो इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर जहाँ यूनिट दिख रहा है ना, वो मतलब कंसेंट्रेशन है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल यानी कि कंसेंट्रेशन सेल हो गया वो। ठीक है, अब देखो कंसेंट्रेशन सेल यानी कंसेंट्रेशन सेल एक टाइप ऑफ हम लोग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये सेल हो गया, और यहाँ यहाँ से हम लोग को लगा है बैटरी ऐसे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर, अब क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर KCl सॉल्यूशन इज, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कंसंट्रेशन यहाँ से हम लोग का क्या हो गया है, तो कंसंट्रेशन आ गया हम लोग का 0.1 मोलर। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलर। ठीक है, इसका हम लोग को रेसिस्टेंस गिवन है 100 ओम। ठीक है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल है। ठीक है, सेल को हमने चेंज नहीं किया, सेल हमारा वही है। अब इसके अंदर क्या किया है, व्हेन फिल्ड विद 0.002 मोल पर लीटर KCl। अब कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है 0.02 मोल पर लीटर KCl। मोल पर लीटर का मतलब मोलर KCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसका रेसिस्टेंस गिवन है 520। अब इसका रेसिस्टेंस हमको पता है 520 ओम है। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। अब हमको इसका क्या करना है, कंडक्टिविटी निकालना है, और हमको इसका मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29। ठीक है, अब हमको इसका कंडक्टिविटी पता है कि इसका कंडक्टिविटी है 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर करो, मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर सेल हमारा सेम है, सेल अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज वहां पर क्या फिक्स होती है, एक चीज वहां पे फिक्स होती है, तुम्हारा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब होता है L/A। ठीक है, सेल कांस्टेंट हमारा फिक्स होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ होता है, और हर ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो सरफेस एरिया होता है, ये जो एरिया होता है वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगेन यहाँ दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और उसका एरिया भी सेम है। हमने क्या चेंज किया है, बस हमने वहां पर उसके सॉल्यूशन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे येलो है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लो, सेल कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके अपने दूसरे वाले सॉल्यूशंस में लगा देंगे, हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से फॉर्मूला आता है हम लोग का K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो K इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या होता है, 1/R होता है, मल्टीप्लाई बाय जी स्टार आपको कैलकुलेट करना है। तो K का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 1.29, और G का वैल्यू हो जाएगा 1/100। यहाँ से निकल जाएगा जी स्टार, तो जी स्टार हो जाएगा तुम्हारा 1.29 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया हमारा 129। ठीक है, तो जी स्टार हो गया हमारा 129। ठीक है, ये निकल गया। अब के वैल्यू हमको इसके लिए निकालना है, तो फॉर्मूला अगेन लगाते हैं, के इज इक्वल टू जी इंटू जे स्टार। अब के इज इक्वल टू जी की वैल्यू हो गई 1/R, और जी स्टार की वैल्यू हो गई हमारे पास 129। 1/R को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, 1/R को लिख रहे हैं 520, और यहाँ हो गया 129। ठीक है, तो ये हमारा आ गया देखो 129 डिवाइडेड बाई 520, ये हो गया 0.248। के की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी हो गया के बाई मोलैरिटी इंटू 1000। ठीक है, अब देखो जरा के की वैल्यू आ गई 0.248 डिवाइडेड बाई देखो मोलैरिटी, एक सेकेंड,
अब इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं 0.248 मल्टी डिवाइड बाय मोलैरिटी, दैट इज 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया हम लोग का 0.248 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02, ये आ गया 12400। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कंडक्टिविटी। क्या समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा 12,400। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, और आपका अब एनसीईआरटी बुक में आंसर देखो 124 लिखा हुआ है, अब देखना बुक में जाकर के। ठीक है, अब देखो मिस्टेक यहाँ पर क्या है, मिस्टेक को समझो। यहाँ पर मीटर है यूनिट, और हम लोग जो यहाँ पे जो डिस्टेंस लेते हैं सेंटीमीटर, एरिया लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको इसको मीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। यूनिट के अंदर हम ध्यान रखेंगे। तो k का जो वैल्यू है, जो आ रहा है 129, ठीक है, इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको 10⁻⁻2 से। अब देखो ये कैसे हुआ, तो देखो 129 है साइमन पर मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये चेंज हो गया हम लोग का सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1.29, 100 को इधर ले आओ, माइनस का 2 हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.29 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो गया हमको ओवरऑल वैल्यू दे रहा है 1.29 मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट यहाँ से हो गया हमारा 1.29 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो, तो यहाँ पे 1.29 इंटू 10⁻⁻2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पे 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये छूट रहा था हर जगह। ठीक है, देखो ये आपका, ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये हो गया 12400, 10⁻⁻2 मतलब कि डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों कट गया। अब आपका जो ओवरऑल आंसर आया वो आया आपका 124। ठीक है, अब ये परफेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यूनिट के अंदर आपको फंसा सकता है, यूनिट में नहीं फंसिएगा। यहाँ मीटर गिवन है, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में रखना है, जब सेंटीमीटर में रखोगे तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है देखो 3.5। अब देखो यहाँ पे हर यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर लिखा है द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर जहाँ पे गिवन होता है वो क्या होता है हम लोग का, मोलैरिटी। तो 0.05 मोल पर लीटर, ये क्या है, मोलैरिटी है, तो कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो 0.05 मोलर। ठीक है, ये किसके लिए है, एनी वेज सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब इसका जो डायामीटर है, ठीक है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसे है, गोल गोल है ऐसे। अब इसका डायमीटर हमको गिवन है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमको गिवन है 50। ठीक है, अब ये दोनों को हमने ऐसा जोड़ा है बैटर लगा करके। ठीक है, अब देखो डायमीटर हमको पता है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसका एरिया, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो एरिया निकलता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7, और आर स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 टाइम, ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये हो गया हमारा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लेंथ गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट हमारा क्या निकल जाएगा, L बाई ए, ये निकल जाएगा तुम्हारा, L का वैल्यू हो गया 50 और A का वैल्यू हो गया 0.785। ठीक है, तो ये 50 डिवाइडेड बाय 0.785,
ये निकल गया तुम्हारा 63.69। ठीक है, ये तुम्हारा सेल कांस्टेंट निकल गया 63.69 और इसका यूनिट हम लोगों ने सेंटीमीटर में रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को कैलकुलेट करना है, इतना चीज तो हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कॉलम कंसंट्रेशन गिवन है, डायमीटर एंड लेंथ इज 5.5 10 का पावर -3 ओम। ओम का मतलब कि ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमको गिवन है यहाँ से 5.55 into 10 का पावर -3 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी दैट इज 1/k। ठीक है, कंडक्टिविटी यानी कि G एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कि हम लोग निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले तो हम लोग आर की वैल्यू तो गिवन है यहाँ पर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं के की वैल्यू। तो के की वैल्यू निकल जाएगी जी इंटू जी स्टार। जी स्टार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जी की वैल्यू निकल जाएगी 1/r। ठीक है, और जी स्टार की वैल्यू निकली हुई है 63.69। ठीक है, तो देखो के इज इक्वल टू 1/r। 1/r का वैल्यू है, आर का वैल्यू है 1/555, सॉरी 5.55 10 का पावर -3 इंटू जी स्टार की वैल्यू है 63.69। 63.69। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया के की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू हो गई 63.69 डिवाइडेड बाई 5.55। ये आ गया हम लोग का 11.47 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 3, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया के की वैल्यू। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि हमने यहाँ पे 10 का पावर 3 लिखा था, यहाँ पे -3 लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा +3। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा +3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3। ठीक है, देखो इसको ना ठीक से लिख देते हैं। ये देखो 1/r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5.55 इंटू 10 का पावर +3 मल्टीप्लाई बाई 63.69। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 63.69 डिवाइडेड बाई 5.55। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 11.475। 10 का पावर नीचे -3 ऊपर गया, 10 का पावर -3 हो गया, तो 11.475 डिवाइडेड बाई हो गया हम लोग का 1000, हो गया 0.01147। ठीक है, 1147। ठीक है, ये हो गया 0.01147। ठीक, के का वैल्यू निकल गया। अब देखो इसको आगे इधर खसका देते हैं। के का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रो का वैल्यू निकालना है। तो रो इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, तो के का वैल्यू है, देखो ये जो के का वैल्यू निकला है इसका यूनिट एक बार पकड़ लो। यूनिट क्या हो जाएगा, 1/r है, तो आर का वैल्यू क्या है, ओम। ये हो जाएगा पर ओम। ठीक है, और ये है जो यूनिट है इसका सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, देखो 63.69 पर सेंटीमीटर लिखा था ना, पर ओम पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या फिर आप पर ओम को लिख सकते हो साइमन पर सेंटीमीटर। अब देखो के 1/k लिखेंगे तो 1/k हो जाएगा 0.01147। ठीक है, और इसका यूनिट है तुम्हारा पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप रो लिखोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.01147, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.01147। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 87.18। ठीक है, पर ओम है, तो ऊपर वो जाएगा तो वो जाएगा ओम, और ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 87.13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का आ गया कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम लोग की कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको निकालना है आपका कंडक्टांस। ठीक है, कंडक्टांस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1/r। ठीक है,
1/r, तो 1/r की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 1/5.55 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो 1/5.55 ये हो जाएगा 0.180 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पर ओम हो जाएगा। क्लियर है? पर ओम को क्या बोलते हैं, साइमन। ठीक है, तो कंडक्टांस की भी वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टांस। तो हमारा मोलर कंडक्टांस हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, तो कप्पा को हमको लिखना है सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो लिखा हुआ है हम लोग का, तो 0.01147 0.01147 इंटू हो गया हम लोग का 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी कंसंट्रेशन हम लोग का देखो 0.05 गिवन है, 0.05 गिवन है। ठीक है, तो अब देखो 0.01147 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 0.05, ये हो जाएगा 22.94। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 22.94, 229.4। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है ना? तो कप्पा का यूनिट था हम लोग का साइमन पर सेंटीमीटर, और इसका हो गया मूल पर। ठीक है, तो यहाँ से लिख लो ना, मोलर मोलर कंडक्टिविटी की जो हमारा यूनिट आएगा वो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल पर लीटर। इसका यूनिट आप लिख लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर, पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान में रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CaCl2 का। ठीक है, और MgSO4 का फ्रॉम डेटा। अच्छा, डेटा यहाँ टेबल में गिवन है क्या, 3.7। अच्छा, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है, वहां पर करवा दूंगा ग्राफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी NaCl HCl और NaAC का आपको है 1, ये गिवन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमें मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl का हमको गिवन है 126.4। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का HCl का गिवन है हमारे पास 425.9। मोलर कंडक्टिविटी हमको NaAC का गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 91.0। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HaAC का। ठीक है, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HaAC का ये हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉर्लॉस लॉ से लिखेंगे। H प्लस का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और AC माइनस का मोलर कंडक्टिविटी आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, तो H प्लस का हमको कहाँ से मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो देखो यहाँ से मिल रहा है HCl सॉल्यूशन से, तो हो जाएगा 425.9। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ से 425.9। ठीक है, और हमको AC माइनस का चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 91.0। अब जब ये दोनों को कंसीडर कर रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस ये एक्स्ट्रा हो गया, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना होगा, तो माइनस का 126.4। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो हो गया तुम्हारा 425.9 प्लस 91.0 माइनस का 126.4। ठीक है, ये हो गया आपका 390.5। ठीक है, तो ये निकल गया हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HaAC। अब देखो यूनिट आपका सेम रहेगा जो हर जगह है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3.8। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा 3.8 तो मैंने करवा दिया ना, 3.9। 3.9 में कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ
0.001028 मोल पर लीटर, ये कंसेंट्रेशन है, इसका हमको गिवन है। कंडक्टिविटी किसका गिवन है? एसिटिक एसिड का, तो 4.95 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन सबसे पहले आप लिख दो 0.001028। ठीक है, ये हो जाएगा मोलर। ओके, अब हमको कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कि के की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390। ठीक है, तो देखो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड का गिवन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना होगा? पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। और के हमारा क्या होता है? ये होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना होगा? पहले अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा निकालना होगा पहले हमको। तो मोलर कंडक्टिविटी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको अल्फा निकालने के लिए पहले मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा कि कप्पा डिवाइडेड बाय मोलैरिटी इनटू 1000। ठीक है, तो देखो कप्पा की वैल्यू हो जाएगी, कप्पा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.95 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर ये गिवन है। मोलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 0.001028 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसको 1000 से। ठीक है, अब 1000 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया मोलर कंडक्टिविटी की हमको वैल्यू मिल जाएगी। निकालते हैं, ये हो गया 4.95 डिवाइडेड बाय 0.001028। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 का पावर 5 है ना, तो 5 zeros। ठीक है, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी हम लोग का 0.0485। ठीक है, यूनिट हम क्या लिखेंगे? तो यूनिट हो जाएगा हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकल गया। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से आ गया 0.0485 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 390.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का देखो यूनिट सेम है तो कट जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.0485 डिवाइडेड बाई 390.5। ये आपको दे दिया अल्फा की वैल्यू 0.000124। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू देखो बहुत ज़्यादा छोटी है ना, तो अब यहाँ पे हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब सी का वैल्यू कंसंट्रेशन हमको यहाँ पे देखो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सी की जो वैल्यू है, ये हो गया 0.001028 इंटू में अल्फा 0.000124 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.000124 124। अब देखो तो ये वैल्यू काफी ज्यादा छोटी है ना 1 से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। तो के की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 0.001028 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई तुम्हारा हो जाएगा 0.000124। ठीक, के की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी कैलकुलेट करने से। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.001024 ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से 0.000124
1028 ये हो, अरे 0.00108 मल्टीप्लाई करते हैं 0.00124, ठीक है। अरे ये तो जीरो से इतना छोटा हो गया कि कैलकुलेटर में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1.028 इंटू इसको लिख देते हैं 10 का पावर -3 ये तो कमाल हो गया। अब देखो इसको लिख देते हैं 1.24 इंटू 10 का पावर 1234, 10 का पावर -4, ठीक है। अब ये दिखा देगा 1.028 मल्टीप्लाई बाई 1.24, ये आ जाएगा 1.274 इंटू 10 का पावर -7, ठीक है। तो ये देखो आपको मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसे हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको समझ लोगे, कप्पा समझ लोगे, यानी कंडक्टिविटी समझ लोगे, ठीक है। ये आपका कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, डेट इज कॉल्ड कप्पा, ठीक है। और ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। एक ही मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का 3.9 भी क्लियर होता है, ठीक है। अब ये अब हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 3.7, ठीक। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। अब देखो कंडक्टिविटी जो होता है हम लोग का डिफाइन होता है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस इन यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। कंडक्टिविटी होता है आपका G इंटू एल बाई ए, ठीक है। जब L हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्टिविटी क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस के बराबर। तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ही उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब उस छोटे से वॉल्यूम, देखो अब उस छोटे से वॉल्यूम पर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं जैसे आप उसको डाइल्यूट करते हो। तो फॉर एग्जांपल कि आपका इतना छोटा सा वॉल्यूम है जिसको आप लोग कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने वाटर भर रखा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ये क्या है, हम लोग का नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे देखो इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ आयंस पहले इतने सारे थे, ठीक है। अब जैसे डाइल्यूट किया तो इसमें वाटर और ज़्यादा इंक्रीज कर गया, वाटर यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज कर गया, तो वाटर इंक्रीज कर गया तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने सारे, बस पानी बढ़ा दिए, तो आयंस क्या हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे आपस में, ठीक है। आयंस दूर दूर चले जाने से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बॉक्स के अंदर अब देखो इस छोटे से बॉक्स के अंदर अब नंबर ऑफ आयंस कम हुए। पहले पहले देखो पहले नंबर ऑफ आयंस ढेर सारे थे यहाँ पर, पहले यहाँ नंबर ऑफ आयंस ढेर सारे थे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, अब एक नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। इन स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसीलिए आपका के क्या हो जाता है, कम हो जाता है। के कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कंडक्टेंस इन ए स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन ए स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये आप रीजन लिख सकते हो, ठीक है। इन ए स्मॉल वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर अगर हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब देखो हमको H प्लस हमको चाहिए, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको HCl से मिल सकता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये हम लोग का
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिटेक्टर आराम से इसको डिटेक्ट कर लेगा। OH माइनस चाहिए तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग NaOH का निकाल सकते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये भी स्ट्रॉन्ग है तो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से हम लोग निकाले H प्लस, और यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग निकाले H प्लस और यहाँ से हम लोग निकाले इसका OH माइनस, तो Na और Cl एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू x है, अगर इसका वैल्यू y है, अगर इसका वैल्यू z है, तो हमको x प्लस वाई माइनस जेड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे h प्लस तो हमको यहाँ से मिल गया, OH माइनस तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से Cl और Na ये दोनों एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको एलिमिनेट करना होगा, तो z को माइनस कर दो तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आ गया है इनफिनिट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि द मोलर कंडक्टिविटी of water at infinite dilution is determined by using Coriolis law, ठीक है। अब आप लिख देना ऐसे करके गिवन, और उसके बाद ये तीनों वैल्यू को एज्यूम कर लेना। ठीक है, ऐसे लिख देना एज्यूमिंग दैट, अब उसके बाद लिख देना फ्रॉम कॉर्लॉस लॉ, या फिर नाउ करके लिख देना। ठीक है, उसके बाद थस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज नाउ गिवन एज x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसे। ठीक है, वर्ड्स में बना के लिख देना। देखिए, इस क्वेश्चन में हमको बोला था कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो 4.95 10 का पावर माइनस 5 हो गया हमारा कंडक्टिविटी, और ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन। यहाँ लिखा है ना मोल पर लीटर का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हो गया हमारा 0.001028 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को आप मोलर भी लिख सकते हो, कैपिटल M। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, मोलैरिटी हमारा 0.001028 है, और कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका वैल्यू है 4.95 इंटू 10 का पावर माइनस 5। ठीक है, कंडक्टिविटी के को कप्पा बोलते हैं। ठीक है, अब बोला है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैलकुलेट दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज 390। ठीक है, तो गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान रखना इस बात को, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अल्फा को बोलते हैं क्या, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले देखो हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सोचो कैसे निकलता है अल्फा और कैसे निकलता है के। हाँ, देखो के का वैल्यू याद करो, मैंने बताया सी अल्फा स्क्वायर होता है बाई 1 माइनस अल्फा होता है ना। और अल्फा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी है, हमको मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन निकालना होगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए हमारा है कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। तो ये तीन फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना होगा। तो एक एक करके चलो सारे फॉर्मूलेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। तो कप्पा हो जाएगा हमारा 4.95 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 5, मल्टीप्लाई बाय आप करो 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0.001028। ठीक है, तो इसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 4.95 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.001028, ये हो गया डिवाइडेड बाय 10 का पावर 5, 1 2 3 4 3 2 5।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48.15। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमको पता चल गया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं। देखो मोलर कंडक्टिविटी जब हमको मिल गया तो इसको यहाँ पर रखेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी हमको पता है, तो उसका यूज करके हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा निकालते हैं, और अल्फा हो गया मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया 48.15 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया हमारा 390.5। ठीक है, अब देखो तो जरा यहाँ पर, तो 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5, ये आ गया 0.123। अल्फा की वैल्यू हो गई 0.123। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर अल्फा की वैल्यू 5% से कम होती है तब उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू लेस देन 5%, लेस देन 5%, तब उसको इग्नोर कर देते हैं। लेस देन 5% कितना होता है, तो 5/100 0.05, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम होती है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये तो 0.05 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग निकालते हैं अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे, और हमारा आ जाएगा के। तो के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे, अब सी की वैल्यू हमको पता है, और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट कर ली, तो अब इसके ऊपर पुट कर लो, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0.001028, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.123 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू अगेन 0.123। ठीक है, तो 0.123 कर दिया हमने यहाँ पर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे हो गए 0.001028, मल्टीप्लाई कर दो आप 0.123, स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 0.123, ये हो गई 1.5 इंटू 10 का पावर -5। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं, 1.55 इंटू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.123, दैट इज इक्वल्स टू 0.877। ठीक है, तो 1.55 डिवाइडेड बाई 0.877, ये आ गया हमारा 1.767 इंटू 10 का पावर -5। तो हमारा के आ गया 1.767 इंटू 10 का पावर -5। क्लियर है, देखो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। हम लोग कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आएगा। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, बस एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ठीक है, सॉल्यूशन है हम लोग का CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। हमको निकालना है कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा। कितना मास डिपॉजिट होगा किसका, कॉपर का। कॉपर कहाँ से आ रहा है, कॉपर आ रहा है CuSO4 से। CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो CuSO4 सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो ये ब्रेक हो जाएगा Cu2 प्लस में, और SO4 पे 2 माइनस, ये हो जाएगा एक्वस, और ये भी हो जाएगा हमारा एक्वस। ठीक है, अब ये Cu2 प्लस जो है उसको कन्वर्ट करना है कॉपर के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वाटर भी है ना यहाँ पर, यानी कि H प्लस भी है और ये OH माइनस भी है। अब याद करो इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब Cu2 प्लस और H प्लस में कौन जाता था पहले, तो Cu2 प्लस जाता था, और SO4 और OH माइनस में कौन जाता था, OH माइनस जाता था।
ठीक है। तो अब देखो Cu2 प्लस जाएगा ना सबसे पहले, तो Cu2 प्लस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में, कॉपर का क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बना देगा तुम्हारा कॉपर। हम लोग को इस रिएक्शन से बस मतलब है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, तो हमको कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उस इसको आप कंसीडर करिएगा, ध्यान में रखिएगा, आप इसको कंसीडर करिएगा। इसका मास कितना है 63.5, इसके मोलर मास को कंसीडर करना है, तो मोलर मास ऑफ कॉपर हो गया 63.5, ठीक है। अब फ्राइडे लॉ से W इज इक्वल्स टू M इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाई 96500। तो मोलर मास ऑफ कॉपर यहाँ से लिखना है हमको, तो जो मास हमारा डिपॉजिट हो रहा है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसी का मोलर मास को कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई बाय आई। आई का वैल्यू आपको गिवन है देखो 1.5 एम्पियर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.5 एम्पियर, और टी का वैल्यू आपको 10 मिनट्स गिवन है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा 96500, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 63.5 multiply by 1.5 multiply by 10 multiply by 60 divided by 2 divided by 96500, ये हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज 2.96 ग्राम, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड दैट इज 2.96 ग्राम। क्लियर है। तो एग्जांपल नंबर हमारा 3.10 भी हो गया है, ठीक है। करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.10। अब इसमें देखो क्या कहता है, इसमें बोल रहा है कि इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, ठीक है। तो बोला करंट कितना फ्लो हो रहा है, देखो करंट का मतलब आई, क्योंकि यूनिट हमको दे दिया एम्पियर, तो हम लोग क्या लिखेंगे आई, तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये हो गया, ठीक है। अब टाइम कितना है 2 आवर्स है, ठीक है, तो टाइम आप लिख दो 2 आवर्स, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लोज थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको ये पता है कि जब 96500 कूलम चार्ज पास करता है, 96500 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो वहां पर हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब 6.022 10 का पावर 23 मोल इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्लो करते हैं। तो यहाँ से ना हम लोग निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना कूलम चार्ज फ्लो किया, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। तो Q का वैल्यू आ गया 0.5 इंटू 2, यानी कि ये आ गया 1 कूलम, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे आपने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे टाइम आवर्स में, हमें क्या करना है सेकेंड्स में निकालना है, ऐसे। तो ये हो गया 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और 6 6 3600, ठीक है। तो ये हो गया 3600 कूलम, ठीक है। अब आप ऐसे करो कि 96500 कूलम अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, 6.022 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय 96500, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, तब जब हमारा 3600 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तब हमारा 6.022 10 का पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइडेड बाई 96500, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसे हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, ये देखो, तो 6.022 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइडेड बाई 96500, तो ये निकल गया हमारा 0.224 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2.24 इंटू 10 का पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हुए, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो ये हो गया 3.10, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं 3.11। क्वेश्चन नंबर 3.11 बोला है हमें कि क्या करना है, सजेस्ट द लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। देखो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, मेटल विच आर extracted electrolytically are sodium, calcium,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे वो मेटल्स है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पर उनके ओर से। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हम लोग को वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में मिलता है, दैट इज जो इम्प्योर होता है उसको बोलते हैं रॉ, उसको बोलते हैं ओर। अब उस ओर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उस प्रोसेस से प्योर मेटल हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और प्रोसेस हमारा हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिकली, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से प्योर मेटल हम लोग का निकल रहा है। ठीक है, प्योर फॉर्म में निकल रहा है, तो इसलिए बोला गया यहाँ पे एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3.12। 3.12 क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर अ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। ठीक है, अब देखो जरा, ये हमारा रिएक्शन में यहाँ पर इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। देखो, इस रिएक्शन को पहले लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, Cr2O7 पे -2, फिर होता है 14H+, फिर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, फिर Cr पे +3 +7H2O। यहाँ पे लिखा है कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका स्टोइचोमेट्रिक 1 है, इसका मतलब कि ये हो गया 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ Cr2O7 पे -2, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 है, इसका मतलब कि 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ से फट से लिख दो, देयरफॉर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, 6 मोल। और हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही होता है 1 फराइडे चार्ज। ठीक है, इसी को बोलते हैं 1 फराइडे चार्ज। ठीक है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया क्या, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मतलब यहाँ पे 6 फराइडे चार्ज फ्लो हुआ है, 6 फराइडे चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, तो देयर फोर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इज इक्वल टू 6 फ्राइडे। इसका मतलब जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फ्राइडे चार्ज। ये बात ध्यान रखना, आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतना फ्राइडे चार्ज, जितने मोल इलेक्ट्रॉन होगा उतना फ्राइडे चार्ज होगा, उतना फ्राइडे चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3.13। क्वेश्चन नंबर 3.13 क्या कहता है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी, हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो देखो, याद करो रिचार्जिंग में मैंने तुम्हें क्या इक्वेशन बताया था, वही इक्वेशन यहाँ पर देखो डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसको करते हैं। चलो लिखते हैं रिचार्जिंग वाला में क्या होता है। तो रिचार्जिंग में मैंने तुमको बताया था कि जो पहले कैथोड पे रिएक्शन हो रहा था वो अब एनोड बन जाएगा, और एनोड वाला जो होता था कैथोड हो जाता था, मतलब टर्मिनल्स जो होते थे पलट जाते थे। ठीक है, तो देखो रिचार्जिंग का इक्वेशन हम लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एट कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता था कि PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन वो चला गया Pb सॉलिड प्लस SO4 पे -2। ठीक है, ये कैथोड पे हुआ। एनोड पे आपको ध्यान रखना है कि आपको चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ये आ जाएगा PbO2 +4H+, SO4 पे -2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। अब पूरे रिएक्शन को आप लिख दीजिए, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 प्लस यहाँ से है 2H2O, ये दिया। अब इधर का सारा लिख दो, तो PbS प्लस SO4 पे -2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 पे -2। ठीक है, इस तरीके से हो गया इसका नेट रिएक्शन। ठीक है, ओके सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है सजेस्ट टू मटेरियल्स दैट देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज एज अ फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में याद करो मैंने तुमको क्या बताया था कि वहां पर हाइड्रोजन गैस डालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बदले आप मीथेन भी डाल सकते हो, या फिर आप मीथेनॉल भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो मटेरियल हो जाएगा, मीथेन और मीथेनॉल। ठीक है, बस इतना ही करना था।
चलो क्वेश्चन नंबर 3.15 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेगेट एज सेटिंग अप विद एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमको क्या लिखना है ना, हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। ठीक है, तो याद करो मैंने आपको बताया है कि लास्ट वाली जो हमारी वीडियो आई थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, तो उसके अंदर एकदम लास्ट में एकदम आप जाके देखिएगा, वहां पर मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है 4 स्टेप के अंदर। कि सबसे पहले जो मेटल होता है वो एटमॉस्फेयर से के कांटेक्ट में आता है। तो जब उसके आसपास मॉइस्चर आता है तो मॉइस्चर क्या करता है कि एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अपने और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है तो H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा मैंने वो सारा कुछ अच्छे से आपको वहां पर लिख करके बताया एकदम। उसको आप एकदम डिट्टो कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर वही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो, तो आप वो वीडियो एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक हमारा पूरा एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट होता है एनसीईआरटी में, ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको सब कुछ वहां पर सॉल्यूशन वगैरह जो भी डाउट होता है आप सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको वहां से सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है।